मित्रों, आप सबका इस प्रतिष्ठित परिवार में स्वागत है। हम लोग समास पर चर्चा कर रहे थे कल। समास का स्वरूप और जो समास की व्याख्या है इस पर चर्चा हो चुकी थी। आज हम लोग समास के प्रकार और इनके उदाहरणों पर चर्चा करेंगे और यह भी देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार उस कक्षा का पुनरावर्तन कर लेते हैं। फिर से वापस आ जाते हैं अपनी उस कक्षा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त कर देना। हमने आपसे चर्चा की थी, कहा था कि किस प्रकार से जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो समास का प्रतीक है, इसीलिए भारतीय संस्कृति को सामासिक संस्कृति भी कहा जाता है। जब भारतीय संस्कृति की विशेषता पूछी जाती है तो सबसे बड़ी विशेषता भारतीय संस्कृति की है, क्या है बताइए, क्या कहा जाता है भारतीय संस्कृति को? अनेकता में एकता, समन्वित संस्कृति। तो इस प्रकार से समास भी अनेक शब्दों को एक शब्द में बदल देता है। अनेकता में एकता अर्थात समास। ठीक है, एक प्रकार से जो समास है वह कम प्रयास के द्वारा अधिक शब्दों का ज्ञान, शॉर्टकट रास्ता है चीज़ों को जानने का। भाषा विज्ञान में एक शब्द है प्रयत्न लाघव। प्रयत्न लाघव मतलब प्रयत्न को कम करके सिद्ध की प्राप्ति, फल की प्राप्ति। तो समास भी एक प्रकार से प्रयत्न लाघव है। हम राम, कृष्ण, मोहन, सोहन, इसमें पूरा जो जुड़ा हुआ है, राम और कृष्ण और मोहन और सोहन और श्याम, इनको इकट्ठा कर देते हैं। या हमने जैसे उदाहरण दिया था लंबोदर का, कितना बड़ा शब्द है, लंबा है उदर जिसका। अब इतना अपने आप में कई शब्द हो जा रहे हैं, लेकिन इसको हमने एक शब्द में कर दिया। क्या कर दिया? लंबोदर। तो इस प्रकार से समास संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है जिसमें दो शब्दों को जोड़ करके, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बना दिया जाता है। हमने ये भी चर्चा की थी कि जो संधि है वह समास से इस रूप में अलग है कि जो संधि होती है वहाँ वर्णों का मेल होता है, वर्ण विकार कहते हैं, वर्णों का मेल होता है, और समास जो है वो शब्दों का मेल होता है। इसीलिए समास में शब्द अलग अलग किए जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? विग्रह। विग्रह का मतलब क्या होता है? अलग कर देना। संधि में वर्ण अलग किए जाते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? विच्छेद। संधि विच्छेद। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम सीधे आते हैं टॉपिक पर कि जो समास हैं वो समास के कितने प्रकार हैं। ठीक है, अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी संस्कृत की दृष्टि से देखेंगे तो जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, लघु सिद्धांत कौमुदी की परिभाषा में कहा गया है समासः पंचधा। समास 5 होते हैं। उसमें एक समास है केवल समास, वो आपको हिंदी में नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसमें लिखा है तत्र उपसर्जनम पूर्वम केवल समासम प्रथमम, मतलब उपसर्जन पूर्वम केवल समासम प्रथमम। वो केवल समास आपको पढ़ना नहीं, से वहाँ पर लिखा है भूतपूर्व। ये उसका उदाहरण है केवल समास का। हम वहाँ पर उस पांडित्यपूर्ण परंपरा में संस्कृत के संदर्भ में नहीं जाते हैं। हमारा जो उद्देश्य वो सामान्य हिंदी से संबंधित है। तो यहाँ पर जो हमारे समास के उदाहरण हैं वो 4 हैं। अव्ययी भाव समास है पहला, दूसरा तत्पुरुष समास है, तीसरा कर्मधारय समास है। ठीक है, और फिर द्विगु समास है, और क्या है? बहुव्रीहि समास है। इस रूप में 5। ठीक है, यहाँ पर यह समास के इस रूप में भेद किए गए हैं। वैसे ये भी कहा जाता है कि तत्पुरुष का ही भेद जो है कर्मधारय होता है और कर्मधारय का भेद ही द्विगु होता है। तो इस प्रकार से अगर हम ऐसे देखेंगे तो अव्ययी, तत्पुरुष, ठीक है, और द्वंद्व, एक समास द्वंद्व, अव्ययी
समास, द्वंद्व समास और पहला अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुब्रीहि समास। वास्तव में देखें तो समास जो है, समास के 4 भेद होते हैं। मुख्य रूप से समास के 4 भेद होते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अगर आपका समीक्षा अधिकारी के प्रश्न पत्र में या खंड शिक्षा अधिकारी के प्रश्न पत्र में या आपका जो सीसेट का पेपर होता है उसमें समाज से संबंधित प्रश्न अगर प्रकार का पूछा जाता है तो इसको लिख लीजिए। समास के 4 भेद हैं। पहला भेद है अव्ययी भाव समास, दूसरा भेद है तत्पुरुष समास, तीसरा भेद है द्वंद्व समास और चौथा भेद है बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से समास के 4 भेद हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि फिर कर्मधारय कहाँ से आ गया, द्विगु कहाँ से आ गया। ठीक है, तो जो कर्म तत्पुरुष का ही भेद कर्मधारय होता है, इसी से निकला है, और कर्मधारय का ही भेद क्या होता है, द्विगु होता है। ठीक, इस तरह से ये जो कर्मधारय और द्विगु हैं, या एक तरह से तत्पुरुष के 2 बेटे हैं। ये पुरुष है तो पुरुष के 2 बच्चे हुए, एक का नाम है कर्मधारय और दूसरे का नाम है द्विगु। ठीक, क्लियर हो गया। समास की संख्या को लेकर के, समास के भेद को लेकर के अब आपको कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। हिंदी में मुख्य रूप से समास के 4 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं। कर्मधारय 2 भाग होते हैं, कर्मधारय समास और कर्मधारय का ही क्या होता है, द्विगु समास होता है। क्लियर हो गया। अब हम इनको उदाहरणों द्वारा समझ लेते हैं। अव्ययी भाव, कल अव्ययी भाव पर विस्तार से चर्चा हो चुकी थी। अव्ययी भाव शब्द किससे बना है, अव्यय से। अव्यय जो कभी व्यय न हो। अगर ये पूछा जाए आपसे कि सबसे कंजूस समास कौन होता है, लक्खीमल, करोड़ीमल, इन सब की कहानी हम लोगों ने पढ़ी हैं, तो ये करोड़ीमल का भी बाप है। करोड़ीमल तो समझिए कि थोड़ा बहुत खर्च भी कर सकता है, लेकिन आप लोग लक्खीमल करोड़ीमल की कहानी पढ़े हैं, कुछ याद आ रहा है कि अंत में वो कहता है कि जो है गंगा जल सबसे, जैसे वो खरीदने जाता है, सब ब्रेड खरीदने जाता है। जब ब्रेड खरीदने जाता है तो कहता है कि दुकानदार बोलता है कि मेरी ब्रेड इतनी अच्छी है, इतनी मुलायम है जैसे कि बटर। अब वो बटर खरीदने गया तो पूछा तुम्हारा बटर कैसा है, तुम्हारा मक्खन कैसा है, तो कहता है मेरा मक्खन इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है। ठीक है, पवित्र का मतलब पवित्र नहीं, शुद्ध है। एज प्योर एज गंगा जल, माई बटर इज एज प्योर एज गंगा जल। तो कहता है कि अच्छा, तो सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा गंगा जल है, तो हम गंगा जल पी करके ही काम चला लेते हैं। काम क्या चला लेते हैं, जो सबसे अच्छी चीज़ हम उसको पी रहे हैं। लक्खीमल शिक्षा लेने आया था, उसको बताया गया था कोई करोड़ीमल है, उनके पास चले जाओ। तो जो करोड़ीमल थे वो कहेंगे अच्छा तुम आज मेरे मेहमान बन करके आए हो, तो इसलिए मैं तुम्हें इस प्रकार की जो सर्वोत्तम भोजन है वो मैं कराऊंगा। चलो बाजार चलते हैं, जो सबसे अच्छा भोजन होगा उसी को लेंगे। तो गया और ब्रेड का एज सॉफ्ट एज बटर पे गया एज प्योर एज गंगा जल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से जो अव्ययी भाव है वह कभी व्यय नहीं होता है, कभी खर्च नहीं होता है। जैसा है, जिस रूप में है उसी रूप में रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अव्यय। और जहाँ पर अव्यय शब्द पहले प्रयोग किया जाता है, अव्यय प्रधान होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रत्यक्ष, आप लोग भी इसका विच्छेद करिए, विग्रह करिए। अभी समास का क्या होगा, विग्रह होगा। हालांकि इसमें संधि भी है, पता है इसमें कौन सी संधि है, सही बता रहे हैं। इसका जो विश्लेषण होगा कि किस रूप में होगा, प्रति धन जी, हाँ सही बोल रहे हैं, अक्ष। तो क्या हो जाएगा, ई और आ मिलके क्या हो गया, या हो गया। इसलिए कौन सी संधि है, यण संधि। जब हम लोग संधि पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। ठीक है, तो प्रत्यक्ष
तो इसमें प्रति, प्रति शब्द जो है वह अव्यय है या इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद इसी तरह से प्रतिकूल है, इसी तरह से यथाशक्ति है। उर्दू में भी अब देखिए उर्दू में भी समास, जैसे बेलगाम हमने चर्चा की थी, प्रत्यय में उपसर्ग में, ये उपसर्ग भी है बेलगाम। इसी प्रकार से और कोई बे शब्द लगा करके, कोई बे प्रत्यय लगा करके बताइए, उपसर्ग लगा करके, अव्यय लगा करके। हाँ बिल्कुल सही है, बेरोजगार, बारोजगार, ये सारे के सारे जो हैं, बेईमान, ये सब क्या हैं? यह सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। ठीक, क्लियर हो गया अव्ययी भाव समास। अब हम अव्ययी, इस पर कल विस्तार से चर्चा हुई थी इसलिए हम बहुत नहीं आते हैं। अब दूसरा जो समास है वह है तत्पुरुष। किससे मिलकर बना है? तत्व, तत् और पुरुष। ठीक है। इसमें वह पुरुष, ये इसका अर्थ होता है, वह पुरुष। ठीक है। तो इसी से पता चलता है इसका जो पद प्रधान होगा, यहाँ पर प्रथम पद प्रधान है, हमेशा सारे दिन एक जैसे नहीं रहते, तो इधर क्या हो जाता है? उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में उत्तर पद जो पुरुष होगा वही प्रधान होगा। ठीक है। तो अब या जितनी प्रकार की विभक्तियां हैं उतने प्रकार का यह तत्पुरुष भी है। तत्पुरुष माने वह जो तत्पुरुष है, कर्म के रूप में भी हो सकता है, करण के रूप में भी हो सकता है, संप्रदान के रूप में भी हो सकता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से इसके ये भिन्न भिन्न भेद हैं। जैसे कर्म, कर्म कारक आप लोग जानते हैं, कर्म कारक की परिभाषा क्या है? एक तो कर्ता है, जैसे हम क्या हैं? पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने का जो काम कर रहा है क्या हुआ? अध्यापक। अध्यापक क्या है? कर्ता। आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, प्रतियोगी, विद्यार्थी, तैयारी, जो भी चीज़ें हैं, तो आप भी इस तरह से क्या हुआ? कर्ता हुए। लेकिन अगर हम कहें कि हम छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो छात्र क्या हो गया? छात्र कर्म हो गया। इसकी परिभाषा दी जाती है, कर्म कारक की परिभाषा या कर्म की परिभाषा क्या दी जाती है हिंदी में? हाँ बताइए जी। ठीक है। क्रिया के करने का फल, प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। जैसे पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आप पर पड़ रहा है। कुछ प्रसन्न हो रहे हैं, कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, कुछ हो सकता है दुखी भी हो रहे हो कि पता नहीं क्या क्या बके जा रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, यह भी भाव आ सकता है। तो इस प्रकार से ये जो फल पड़ रहा है क्रिया का, जिस पर पड़ता है उसी को कर्म कहते हैं। संस्कृत में इसकी बहुत अच्छी परिभाषा दी गई है, अभीप्सितम कर्मम, मतलब कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, अभीप्सित, जो सबसे अभीष्ट होता है, उसको क्या बोला जाता है? कर्म बोला जाता है। जैसे कि हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने की क्रिया है, यह पढ़ने की क्रिया के द्वारा हम सबसे ज़्यादा किसे चाह रहे हैं? पुस्तक को चाह रहे हैं। ठीक है। इसलिए पुस्तक क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक है। कर्म समझ में आ गया। तो जहाँ पर कर्म को प्रधान करके कई शब्दों को एक कर दिया जाता है, वहाँ पर कर्मधार क्या होता है? कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि गगनचुंबी, इसका विश्लेषण करिए आप लोग। गगनचुंबी का हाँ, गगन को चूमने वाला, तो गगन को आ गया। देखिए कर्म आया ना, कर्म का जो चिन्ह होता है, जैसे कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने, कर्म का को, करण का से, और क्या होता है? द्वारा, संप्रदान का को, के, लिए, अपादान का क्या होता है? से। यहाँ भी से है, करण में भी से है, लेकिन वहाँ पर भी से है। तो करण में जो से होता है वह क्रिया, वह सहायक के अर्थ में होता है, और जो अपादान में से होता है वह अलग होने के अर्थ में होता है। अभी हम यहाँ पे आते हैं। फिर संबंध, संबंध में जितने भी प्रकार के जैसा नाम है जो आप देखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, काका, काकी, का, की, के, ना, नी, ने, ना, रा, री, रे, से कोई संबंध आप बता सकते हैं? रा शब्द इसमें लगा हो और संबंध का भी बोध हो,
अरे हम जिस परिवार में पढ़ रहे हैं क्या कहते हैं हम, हमारा विश्वविद्यालय, तो हमारा, तुम्हारा, ये क्या है, रा ही लगा, तुम्हारी, हमारी, हमारी संस्कृति। तो यहाँ पर जो है वह संबंध ही बता रहा है, इसलिए संबंध कारक है। और जहाँ पर संबंध कारक तत्पुरुष के रूप में, समास के रूप में अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है, उसको हम संबंध कारक बोलते हैं, संबंध कारक तत्पुरुष बोलते हैं। फिर अधिकरण, अधिकरण का अर्थ क्या होता है, जैसे जो आधार प्रदान करे, आधारो अधिकरणम, इस प्रकार से व्याख्या भी की गई, जो आधार हो। जैसे सिंहासन पर बैठते हैं तो सिंहासन क्या है, सिंहासने उपविशत, सिंहासन आधार हो गया, ठीक है। इसका चिन्ह क्या होता है, में पर होता है। अब एक एक करके इसको समझ लीजिए। गगनचुंबी समझ में आ गया। इसी प्रकार से चिड़ी मार, आप बताइए चिड़ी मार में कर्म कहाँ है, चिड़ी मार में कर्म क्या है, जी, को, चिड़ी को, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, चिड़ी को मारने वाला, तो क्या कहते हैं, चिड़ी मार। और कोई ऐसे शब्द आपके दिमाग में आ रहा है, कोई उदाहरण? इसी प्रकार से एक फिल्म बनी 30 मार खां, कहते नहीं तुम बड़े 30 मार खां हो, तो 30 मार में भी कौन सा समास है, तत्पुरुष समास ही है, और कर्म तत्पुरुष है, ठीक है। फिर करण, करण का मतलब होता है सहायता के द्वारा, जैसे तुलसी कृत, इसका विश्लेषण करेंगे तो क्या आएगा, तुलसी के द्वारा किया गया, ठीक है, तुलसी के द्वारा किया गया, क्या, तुलसी कृत किसका विशेषण है? आप देखिए, अगर रामचरितमानस आप देखे होंगे, अधिकांश लोग देखे हैं, तो उसमें क्या लिखा रहता है, तुलसी कृत रामायण, तो तुलसी के द्वारा किया गया, रचा गया रामायण। रोगग्रस्त, अभी कोरोना ग्रस्त हो रहा था, तो कोरोना ग्रस्त में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है। कोरोना से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, व्याध से ग्रस्त, व्याधग्रस्त बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रस्त जैसे होता है, ग्रस्त माने पकड़ लिया गया हो, जिसके द्वारा पकड़ लिया गया हो, ठीक। अब संप्रदान, संप्रदान इसका विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा, सम, भली भांति प्रदान, दिया जाए, जिसको भली भांति दिया जाए, इसका चिन्ह क्या होता है, को के लिए, ठीक है। इसमें जो बहुत अच्छी परिभाषा संस्कृत में दी गई है, कर्मणा एयम अभिप्रेति सा संप्रदानम, कर्म के द्वारा जिसे चाहा जाए, जैसे गाय, गाय है, गाय दी गई, तो क्या हो गया, गोदान। इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे देशभक्ति, हम अपने सारे कार्यों के द्वारा, अपने भावनाओं के द्वारा, किसके लिए भक्ति है, देश के लिए भक्ति, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, लोक सेवा, क्या नाम है उसका, लोक सेवा नाम है, क्या लोक सेवा का भाव रहता है, इसका विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा, बताइए जी। इसका विश्लेषण होगा लोक के लिए सेवा, क्या होगा, लोक के लिए सेवा, ठीक है। जन सेवा, जन के लिए सेवा, देश सेवा, ठीक है। इस प्रकार से जहाँ पर भी इस प्रकार की बात आती है, को के लिए जहाँ पर भी ऐसा आए, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, संप्रदान समास होता है, जैसे देशभक्ति, राम भक्ति, ठीक है, सेवा, जहाँ इस प्रकार से। उसके बाद फिर क्या है, अपादान, जहाँ कोई चीज़ किसी से अलग कर ली जाए। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे हमने पूछा था अभी, कि सबसे जो कंजूस समास है वह समास कौन सा है, अव्ययी भाव है। अगर हमें पूछे सबसे बड़ा डकैत, ऐसा कौन समाज है, डकैती डाल देता है, अलग कर लेता है, तो उसको वो समास कौन सा होगा, अपादान। ध्रुवम पाए अपादान, जो भी है उसको आपसे अलग कर देगा, छीन लेगा, हटा देगा, वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे धनहीन, धन से हीन। रोग मुक्त, अभी रोगग्रस्त था, करण, रोग मुक्त मतलब रोग से मुक्त, हट गया, रोग चला गया, तो
रोग मुक्त में अपादान, जैसे धर्म विमुख, क्या होगा, धर्म से विमुख, एक होता है मुख, ठीक है, मुख का जो धर्म से मुख मोड़ ले उसको क्या कहेंगे, धर्म विमुख। ठीक, अब संबंध, संबंध का मतलब हमने बताया ही कि जहाँ पर दो शब्दों को संबंध के द्वारा एक कर दिया जाता है, जैसे अन्य दान, इसका विश्लेषण करेंगे क्या होगा, जी सही कह रहे हैं, क्या होगा, अन्न का दान। वीर कन्या, क्या होगा इसका, वीर की कन्या, ठीक है, वीर पुरुष की कन्या। आप लोगों ने हर्षचरितम का नाम सुना है, किसकी रचना है, ये आपके इतिहास का, जीके का भी प्रश्न है, हर्षचरितम किसकी रचना है, जी हाँ आप लोग सही बता रहे हैं, किसकी रचना है, बाणभट्ट की है। बाणभट्ट में एक पंक्ति बहुत अच्छी है जो कि संबंध कारक से ही संबंधित है, और वो पंक्ति अगर हमसे पूछा जाए कि माँ बेटे के संबंध को लेकर के दुनिया में, केवल भारतवर्ष की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में अगर कही गई कोई सबसे अच्छी पंक्ति है या सबसे अच्छा संवाद है माँ बेटे के मध्य में, जो पूरे परिवार के संबंध को भी स्पष्ट कर देता है, व्याख्यायित कर देता है, तो वह पंक्ति हर्षचरितम की वह पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब हर्षचरित की माँ, संभवतः यशोमती नाम था, वो कोई चीज़ उनको समझा रही होती हैं हर्ष को, और हर्ष को समझाते हुए वो कहती हैं, बहुत अच्छी पंक्ति है, वो कहती हैं कि वीर जाया वीर जननी चा कथम अन्यथा कुरियाम। पहले अपने बारे में बताती हैं कि मैं हूँ कौन, पहले मेरे बारे में जान लो तुम, मैं ऐसे वैसी स्त्री नहीं हूँ। वीर जा, जैसे अभी वीर कन्या है, उसी प्रकार से वीर के द्वारा उत्पन्न की गई जो वीर पुरुष है उसकी मैं पुत्री हूँ, वीर जा। और फिर वीर जाया, जो महावीर रहा है उसकी मैं जाया, जाया का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग, पत्नी, ठीक है, वीर जाया, वीर पुरुष की पत्नी भी हूँ। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद मैं वीर पिता की पुत्री थी, वीर पति की पत्नी हूँ और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। वीर जननी, मैं जो माँ हूँ वो ऐसी वैसी माँ नहीं हूँ, वीर जननी, तुम्हारे जैसे वीर पुत्र को मैंने जन्म दिया है, ये मेरा परिचय है। और फिर तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारे में ये सारे गुण समाहित होने चाहिए। वो इतना अच्छा वाक्य बोलती हैं माँ बेटे के संदर्भ में कि वो समझिए कि सार्वकालिक वाक्य है, इससे अच्छा वाक्य कोई धरती में किसी भी ग्रंथ में है ही नहीं। कहती हैं अस्तन्यनेव सह त्वया पीतम में हृदयम, जो तुमने मेरा स्तनपान किया है तो ये केवल दुग्धपान नहीं है, इसके साथ तुमने मेरे हृदय को भी पी लिया है। हृदय को भी पी लिया है का मतलब यह है कि मेरा संपूर्ण भाव, मेरा संपूर्ण समाजीकरण, मेरा पूरा का पूरा नेचर, जो वीरता का, शौर्य का, ओज का, तेज का, संस्कार का, वो सब तुम्हारे में समाहित है। स्तन्यनेव सह त्वया पीतम में हृदयम, स्तनपान के साथ तुमने मेरा हृदय पान भी कर लिया है, संस्कार पान भी कर लिया है। इसीलिए कहा जाता है क्या, जो कहानी कही जाती, कहावत कही जाती है कि माता बच्चे की पहली पाठशाला होती है, ठीक है। तो वह जो पहली पाठशाला होती है उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, द मोस्ट फेवरेबल एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन बाय बाणभट्टा इन हिज बुक हर्षचरितम, ठीक है। आप लोग भी सोचिएगा उस माँ बाप के, माँ और पुत्र के संबंध में, या माँ और संतान के संदर्भ में हम लोग भी निश्चित रूप से उस मातृशक्ति से ही आए हैं। और फिर हम सोचें कि वाकई में जो मेरा आचरण है, क्या उस जो
स्तनपान के साथ माँ ने हमारा सोशलाइजेशन किया है, जो हमारा समाजीकरण किया है, क्या हम उसको साकार कर रहे हैं? आप जानते हैं धौलपुर हाउस में जब आप ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो वहाँ ट्रेनर एक कहानी भी बताते हैं, एक फ़िलॉसफी देते हैं। वो फ़िलॉसफी है ममा फ़िलॉसफी। ममा फ़िलॉसफी क्या है? उस फ़िलॉसफी में बताया जाता है कि जब रात में पूरे दिन जो भी तुमने किया हो, उल्टा सीधा सही गलत, रात में जब तुम लेटो, सोने के पहले, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी इसको करिए, देखिएगा। सोने के पहले तुम अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे पास में है, नहीं भी है, दूर हैं, या इस लोक में नहीं है, किसी कारण से परलोक में चली गई हैं, तो भी उनकी जो सत्ता है, उनकी जो शक्ति है, उनका जो पावर है, उनका जो आशीर्वाद है, वह हमारे पास रहता है। तो तुम माँ से बात करो और बताओ उनसे, ममा आई हैव डन दीज थिंग्स टुडे, मैंने ये काम किया है। फिर तुम माँ का चेहरा देखो, क्या उस तुम्हारे काम से वो मुस्कुरा रही हैं? अगर वह प्रसन्न हैं, उनके चेहरे पे खुशी है, इफ़ देयर इज प्लेजर इन हर माउथ, देन यू शुड कंटिन्यू एंड इंक्रीज दैट वर्क। तो आपको उस काम को कंटिन्यू करना है और उसको लगातार बढ़ाते रहना है। लेकिन अगर वो मायूस हैं तो उसी क्षण तुम संकल्प कर लो कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है। चाहे वो आपकी पढ़ाई के संदर्भ में हो, चाहे आपके आचरण के संदर्भ में हो, चाहे आपके व्यवहार के संदर्भ में हो, किसी भी संदर्भ में माँ सबसे बड़ा दर्पण होती है, माँ सबसे बड़ा मिरर होती है, और वहाँ पर आप झांक सकते हो, देख सकते हो। यही है ममा फिलॉसफी का जिस्ट, ममा फिलॉसफी का सार। तो यहाँ पर जो हम बता रहे थे, वीर जा, वीर जाया, वीर जननी, इन सब में कौन सा समास है? इन सब में संबंध कारक है, मतलब संबंध तत्पुरुष समास है। जननी मुख्य है, वीर जा, वीर जाया, वीर जननी। ठीक है, वीर की पुत्री वीर जा हो गया, वीर जाया वीर पुरुष की पत्नी हो गई, फिर वीर जननी वीर को जन्म देने वाली हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको। फिर है अधिकरण। अधिकरण जो तत्पुरुष होता है, आधार, जो आधार प्रदान करता है। जैसे नर उत्तम, नरों में उत्तम। नरोत्तम किसको कहते हैं? नरोत्तम दास भी, नरोत्तम दास की रचना का आप लोग नाम जानते हैं? आप में से किसी ने नरोत्तम दास को पढ़ा है? क्या लिखा है? उनकी रचना क्या है जी? सुदामा चरित है ना। हम लोग जो अलंकार में पढ़ते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार में, अतिशयोक्ति अलंकार को जो उदाहरण दिया जाता है, हम लोग हमेशा उसको रटते चले आए हैं। आप जानते हो कहाँ का है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, है ना। आगे वाली पंक्ति आप पूरी करिए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। उसके ऊपर वाली पंक्ति है, हाय महा, हाँ क्या है? हाय महा दुख पाए सखा, हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए इतय न कितय दिन खोए। देख, ऐसे यहाँ से शुरू होता है, हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए इतय न कितय दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। फिर है, जब रो रहे हैं तो कितना आंसू निकल रहा है। पानी परात को, जो परात में उनका पैर धो रहे थे, पाँव धो रहे थे, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, वहाँ से उसको उन्होंने छुआ ही नहीं। नैनन को जल से, नैनन के जल सो पग धोए, आँखों से जो आंसू निकल रहे थे उसी से पूरा का पूरा उन्होंने पैर धो दिया। ये अतिशयोक्ति अलंकार है। सुदामा चरितम है, सुदामा चरितम किसने लिखा है? नरोत्तम दास ने लिखा है। ठीक है, तो नरों में उत्तम, और किसको नरोत्तम कहते हैं बताइए? पौराणिक रूप में किसको नरोत्तम कहते हैं? अभी हम कृष्ण की बात कर रहे थे, और किसको कहते हैं? उसी से मिलता जुलता और शब्द है। हम तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं तो नरोत्तम की जगह हम लगा देते हैं क्या? उत्तम ही रहेगा, पुरुष को जोड़ दीजिए। जी बिल्कुल, आप लोगों ने सही जोड़ा है, और आप भी पुरुषोत्तम की परंपरा के हैं। पुरुषोत्तम, किसको पुरुषोत्तम बोला जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम जोड़िए आप लोग, इससे पुण्य की भी प्राप्ति होगी। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ठीक है,
तो पुरुषों में उत्तम, में शब्द है, पुरुषों में उत्तम, यह 3 शब्द है और मिलकर के क्या हो गया, एक हो गया। इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष है। आत्मनिर्भर योजना चलाई जा रही समय आत्मनिर्भर का विच्छेद करिए, आत्म में निर्भर, हम कहते हैं स्वावलंबी ना, तो स्वयं में अवलंबी मतलब स्वयं का अवलंबन, स्वयं का अवलंबन में संबंध हो जाएगा। स्वयं निर्भर, स्वयं में निर्भर, स्वयंभू, ठीक है। तो ये सब में क्या है, अधिकरण तत्पुरुष है। क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। अब हम आते हैं आगे, फिर इसका जो भेद है कर्मधारय। हमने बताया था तत्पुरुष का ही बेटा है कर्मधारय, इसी से निकला है। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषता। अगर आपने विशेषण पढ़ा हो, विशेष विशेषण पढ़ा हो, हम लोग हमेशा एक दूसरे को विशेषण से नवाजते रहते हैं, कभी आशीर्वाद से और कभी कभी जो इलाहाबादी गालियाँ हैं ना, आप लोग बैठ जाइए तो समझ में आ जाएगा। भले ही वो उसमें कितनी जो उसका शाब्दिक अर्थ है क्या हो, लेकिन उसमें जो मिठास रहती है आप उसकी कल्पना वही कर सकता है जो पाया हो और जो दिया हो, सोई जाने जो पावे, ठीक है। तो अब हम विशेषण देखते हैं। जैसे पीतांबर, पीतांबर का क्या होगा, पीत अंबर। अब इसमें पीत शब्द क्या है, विशेषण है। किसका विशेषण है, अंबर का। पीला अंबर, पीला है अंबर, ठीक है। तो पीतांबर हो गया, अंबर जो पीत है, पीला। महात्मा, महान आत्मा, ठीक है। तो महा क्या है, विशेषण है, इसलिए विशेषण पूर्व, यहाँ पर विशेषण पहले लगा है। कभी कभी विशेष पहले लग जाता है, कभी गाड़ी नाव पे तो कभी नाव गाड़ी पर। जैसे श्याम सुंदर, श्याम नाम है, श्याम, और सुंदर क्या है, विशेषण है। मदन मनोहर है ना, ठीक है। मनमोहन, मन क्या है, विशेष्य है, और मोहन इस नाम के। अभी राम की बात हो रही थी, भगवान कृष्ण भी हैं और प्रधानमंत्री भी हुए हैं, उदारीकरण की ओर अर्थव्यवस्था को ले जाने वाले। फिर विशेषणोभय, दोनों विशेषण होते हैं, शीतोष्ण, शीत और उष्ण, ठीक है। इसमें विशेषणोभय कर्मधारय है। नील पीत, नीला पीला। और कभी कभी विशेषोभय भी हो जाते हैं, जैसे आम्र वृक्ष। यहाँ पर आम्र भी विशेष्य है और वृक्ष भी विशेष्य है। तो इस प्रकार से यह है, इतनी डीप में नहीं पूछा जाएगा, हम केवल आपको संकेत करना चाह रहे हैं कि यह कर्मधारय के इस रूप में होते हैं। एक तरह समझ लीजिए कि सारा का सारा खेल जैसे कर्म को धारण करता है, उसी प्रकार से यह समास विशेष और विशेषण को धारण करता है। जहाँ पर विशेष और विशेषता विशेषण की बात आ जाएगी, वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। क्लियर हो गया। अब अगला है दिगु, ठीक है। इसकी परिभाषा बहुत अच्छी दी गई है संस्कृत में, संख्यावाची दिगुहु। द्युग समास जो होता है वह संख्यावाची होता है, मतलब, और संख्या क्या होती है, पूर्व में होती है। संख्या पद प्रधानम, मतलब उसमें संख्या पहले होती है। जैसे त्रिभुवन, त्रिभुवन, 3 भुवन। 3 भुवन कौन से हैं, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, और एक लोक और है जहाँ पर अहिरावण ने भगवान राम को छिपा रखा था। कौन सा लोक है, पाताल लोक, ठीक है। तो ये त्रिभुवन हो गया। फिर पसेरी, आप लोग बताइए, पसेरी कोई बता सकता है? पसेरी शब्द आपने सुना है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े होंगे वो जानते होंगे पसेरी। पंचशेरी, 5 शेर। शेर का मतलब लायन नहीं, शेर का मतलब किलो, जिसको हम किलो कहते हैं, 1 kg कहते हैं, उसी से मिलती जुलती इकाई है गांव में, ठीक है। शेर, सवा शेर कहते हैं, नहीं, सवा शेर। आप लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक पढ़ा होगा, अंधेर नगरी। उसमें क्या है, अंधेर नगरी, हाँ, अंधेर नगरी दमदूसण राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। तो वहाँ पर जो टका शेर है, शेर शब्द उसी को बता रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे है दोपहर, दोपहर क्या हुआ, दोपहर, दुधारी, 2 धारी। तो इसमें सारे जैसे पंचवटी, पंचपात्र, ये सारे के सारे वही हैं। फिर उसके बाद फिर द्वंद्व, द्वंद्व समास आप जानते हैं, जहाँ दोनों बिल्कुल एक
बराबर के हों, समान टक्कर दे रहे हों, दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें। जैसे धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, देवासुर, देव और असुर, राम कृष्ण की बात कर रहे थे। हम कल कह रहे थे कैसे दो युगों को मिला दिया है। ये हिंदी संस्कृत व्याकरण में या व्याकरण में ही ये सामर्थ्य है। राम त्रेता युग के और कृष्ण किस युग के हैं? द्वापर युग के। दोनों युग मिला दिया गया है। दो विरोधी चीज़ों को एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन ये जो है व्याकरण के जो पुरोधा हैं, जो व्याकरण के आचार्य हैं, दो विरोधियों को भी इकट्ठा कर देते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्या है? द्वंद्व समास हो गया, दोनों पद प्रधान होते हैं। अब उसके बाद एक और है जो सबसे मनोरंजक है, बहु। आप लोग जानते हैं बहु माने अनेक, ब्रीहि माने अनाज। जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम भी है, वैसे इसका अर्थ भी है। ठीक है, तो बहुब्रीहि जहाँ पर जो शब्द हैं उनसे भिन्न एक तीसरे अर्थ का बोध होता है, उसको क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास बोलते हैं। जैसे कल हमने चर्चा की थी लंबोदर की, आप लोग काफ़ी उस पर हास्यपरक कमेंट भी किए थे। हमने कहा था, यह भी कहा था कि अगर ऐसे हम फ्री में खाते रहे और काम नहीं किए तो सब हम लोग इसमें भगवान गणेश की परंपरा के लंबोदर कम से कम इस मामले में हो जाएंगे, भले ही बुद्धि और विवेक में ना हो। ठीक है, स्थूल का है। तो और क्या है? चतुरानन। ये किसका? चार है आनन। आनन माने क्या होता है? मुख होता है जी। चतुरानन। वज्रदेह, आप बताइए, आप लोग सुनते रहते हैं और जो इस प्रयागराज की धरती पे हो तो वज्रदेह को अवश्य जानेंगे। बताइए वज्रदेह क्या है? इससे मिलता जुलता कोई दोहा भी है? क्या है बताइए? लाल देह लाली लसय। अब लाल देह में कौन सा समास है? कर्मधारय है। लाल देह, जिसकी देह लाल है। लाल देह लाली लसय, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह। तो वज्र देह, वज्र है देह जिसकी। कौन है? हनुमान जी। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। इसी प्रकार से फिर वो ऐसे वज्र देह आपको परिवार सहित प्रसन्न रखें। ठीक है, सब परिवार हो गया। तो इस रूप में जो हमारा समास का, जो हमारी समास की कक्षा थी, इस रूप में अब समापन की ओर जा रही है। हमने पढ़ा कि समास के मूलतः चार भेद हैं। इन चार भेदों के जो प्रकार हैं उसको हमने पढ़ा। आप लोगों के लिए टिप्स ये है कि जब भी आप बातचीत करें, जैसे बातचीत, देखिए क्या है? बात और चीत, द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, बातचीत करें, आपस में मिले जुलें मिले और जुले ये भी समास है। ठीक है, लिखे पढ़ें, लिखे और पढ़ें, तो उसमें देखें कि क्या कोई सामासिक पद है, और अगर सामासिक पद ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा? आपका अभ्यास होता जाएगा और आप उसको सीखते चले जाएंगे। धन्यवाद। एक चीज़, एक सूचना और आपको देनी थी कि और जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, पहले भी मैंने ये आपको सूचित किया था कि मुख्य परीक्षा के संदर्भ में या प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में कई ऐसे तथ्य हैं जो आपका प्रज्ञा प्रवाह चैनल भी, मैंने आप जैसे प्रतियोगियों के हित में, अभी कौस्तुभ जी ने तो अभी ये शुरू करवाया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार में, इसके पहले ही कि हम जो सीखे हैं पिछले 20-25 वर्षों में इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परंपरा में, परिवार में, उसको अपने प्रज्ञा प्रवाह चैनल में उतारने की कोशिश की है। तो उसमें निबंध से संबंधित आप देखेंगे, साहित्य समाज और जितनी भी चीज़ें जिस प्रकार के यहाँ पर वाक्य बोले जाते हैं वो सब उसमें आपको मिलेगा। उसको सुन करके, समझ कर कितनी मौलिकता है उसमें, कि मैं नहीं कर रहा हूँ, तमाम लोग सिलेक्शन पाए हैं और अच्छे पदों पर, डिप्टी कलेक्टर जैसे पदों को सुशोभित किए हैं, उसमें उनके भी इंटरव्यू हैं। तो आप उनको देखिएगा, उनके टिप्स लीजिएगा, और निश्चित रूप से ये चीज़ आप लोगों के लिए है। तो उसको जो यूट्यूबर्स कहते हैं कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आपको ठीक लगता है, एक ऋषि ऋण होता है कि ऋषि ऋण से आप तभी आप ऋण हो सकते हैं, जो आपने पाया उसको और लोगों तक फैला दें, प्रचारित कर दें, प्रसारित कर दें। तो इस रूप में अगर आपको लगता है, उचित लगता है, तो उसको इन सब प्रक्रियाओं के द्वारा अपने अन्य मित्रों और बंधुओं तक भी पहुंचाइएगा। धन्यवाद।